तो नमस्कार दोस्तों, जो आज का हमारा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है आपके एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस पूरे की पूरे जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ये चैप्टर है। इसके अंदर हम एल्डिहाइड, उसके फॉर्मेशन की रिएक्शन कैसे बनता है, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उसकी जो जो अभिक्रियाएं, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, उनके साथ भी इसी प्रकार के उनके निर्माण वगैरह के बारे में सारी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। और हम इस चैप्टर के अंदर पूरा की पूरा जो एनसीईआरटी की पूरी एक लाइन है उसको डीपली जाएंगे, पूरी की पूरी एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और हम बहुत डीप में जाएंगे। और यदि आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप जेई मेन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको क्या करना है, पूरे की पूरे एक वीडियो के अंदर ये पूरा की पूरा चैप्टर पढ़ना है। आप उसको समझना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो के खत्म होने तक हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को विद 1 to 1 लाइन एकदम एक इसको रट लेंगे, याद कर लेंगे और आपके समझ में भी आएगा, ऐसी मेरी आशा है। तो को अंत तक देखें और लास्ट में कमेंट करके बताएं कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया। पूरा समझ में आ जाएगा, मेरी ऐसी उम्मीद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसके बारे में क्या थोड़ी बहुत प्रस्तावना दे रखी है उसको पढ़ लेते हैं। तो प्रस्तावना में दे रखा है इन्होंने कि कार्बनिक रसायन में कार्बोनिल यौगिकों का अत्यधिक महत्व, ये वस्त्रों, सुगंधों, प्लास्टिकों तथा औषधियों के संघटक होते हैं। तो देखिए पिछले चैप्टर्स होते हैं उनमें हमने क्या तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अनेक जो उनका अध्ययन किया है, तो जिनमें प्रकारात्मक समूह में कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणु के मध्य एक अलावन पाया जाता है। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एल्कोहल के बारे में पढ़ा था। तो जिनके मध्य क्या पाया जाता है, एक अंधा बंध पाया जाता है। सीसीएल के बारे में पढ़ा है हमने, सीओएच बॉन्ड के बारे में पढ़ा है। इसके अलावा जिसमें भी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। इसी कक्षा में आप ऐसे कार्बोनिल यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनमें प्रकारात्मक समूह में कार्बन तथा ऑक्सीजन के मध्य द्विआबंध होता है तथा द्विआबंध होता है, और जिसे कार्बोनिल समूह कहते हैं। यह कार्बनिक रसायन का एक महत्वपूर्ण प्रकार्यात्मक समूह है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक में क्या आते हैं, आपके एल्डिहाइड आते हैं, कीटोन आते हैं। तो एल्डिहाइडों में कार्बोनिल समूह कार्बन व हाइड्रोजन से, जबकि कीटोनों में 2 कार्बन परमाणु से संबंधित रहता है। तो ये रही आपके एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है, देखिए ये कार्बोनिल समूह है। कार्बोनिल समूह कैसे रहता है, देखिए एक तो होता है आपके हाइड्रोजन से, तो किससे रहता है, देखिए एक हाइड्रोजन से और एक होता है आपके नॉर्मल एल्किल से। आगे बोला गया है कि कार्बोनिल यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह ऑक्सीजन से आबंधित रहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल और इसके व्युत्पन्न कहलाते हैं। देखिए कार्बोनिल समूह में जिसमें ऑक्सीजन से आबंधित रहते हैं वो आ जाएगा आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल, आरसी डबल बॉन्ड ओ आर, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कीटोन होता है आरसी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ये होता है आपके एसिल हैलाइड, और ये होता है आपके एसिड एनहाइड्राइड। आप देख सकते हैं सभी की संरचनाएं नीचे दी हुई हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके व्युत्पन्न कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर आ जाएंगे एस्टर एवं एनहाइड्राइड, जबकि वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह का कार्बन नाइट्रोजन या फिर हैलोजन से जुड़ा रहता है क्रमशः एमाइड व एसिल हैलाइड कहलाते हैं। तो हमने ये वाले जो यौगिक उनकी बात की जा रही है यहाँ पर। देखिए ये वाले एसिल हैलाइड और एमाइड, इन वर्गों की यौगिकों के सामान्य सूत्र नीचे दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपके कार्बोनिल यौगिक आरसी डबल बॉन्ड, उसके साथ में अलग अलग चीजें जुड़ी हुई हैं। ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये एसिड एनहाइड्राइड है, ये आपके एसिड हैलाइड है, एक्स यहाँ पर हैलोजन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये आपके एस्टर की संरचना है आरसी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ये आपके एमाइड की संरचना है आरसी डबल बॉन्ड NH2। तो आगे देखेंगे आप, आगे बोला गया है कि एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल पौधों और जीवों में विस्तृत रूप से पाए जाती हैं। जीवों की जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, प्रकृति में सुगंध व स्वाद प्रदान करती हैं। उदाहरण के तौर पर वेनिलिन वेनिला सेम से प्राप्त, सैलिसिलिक एल्डिहाइड ये होता है मैडोस्वीट से प्राप्त, तथा सिनेमल्डिहाइड दालचीनी से प्राप्त रुचिकर सुगंध देते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या इस पूरे की पूरे चैप्टर की क्या रूपरेखा पढ़ी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बेस बनाने के लिए, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम एक से शुरू कर रहे हैं, उसके लिए हम ये रूपरेखा हमको पढ़नी पड़ रही है, इसीलिए किताब में दी हुई है और हम भी पढ़ रहे हैं। तो आप ऐसा ना सोचें कि हम यहाँ पर जो जेई से रिलेटेड तो पढ़ ही नहीं रहे, नीट से रिलेटेड नहीं पढ़ रहे, या फिर बोर्ड से रिलेटेड नहीं पढ़ रहे। वो हम पूरा की पूरा पढ़ रहे हैं, पूरे के पूरे चैप्टर को हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर जो आपकी कुछ संरचनाएं दे रखी हैं इनको आप याद कर लेंगे। ये अक्सर आपके एग्जाम में आ जाती हैं, जो जेई का एग्जाम हो या फिर नीट का एग्जाम हो, पूछ लिया जाता है कि निम्न में से वेनिली की संरचना कौन सी है। तो आप इनकी जो संरचना उनको याद कर लेंगे। और एक सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ये तो बहुत जगह काम आती है, ये क्या आपके सिनेमल्डिहाइड, इसको भी आप याद कर लेंगे। आगे बोला गया है कि ये अनेक खाद्य उत्पादों में, औषधों में सुगंध प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। सुगंध उत्पन्न करने के लिए जनरली आप जानते हो एस्टर काम में आते हैं। इस वर्ग के कुछ यौगिकों का उत्पादन विलायक, एसीटोन और आसंजी, चिपकने वाले पदार्थ, फेंट, रेजिन, सुगंध, प्लास्टिक, वस्त्र आदि बनाने के लिए किया जाता है।
तो अब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से, कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण एवं संरचना। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे उनका नामकरण कैसे किया जाता है और उनकी संरचना क्या होती है। सबसे पहले आप देखेंगे नाम पद्धति। नाम पद्धति भी दो तरीके की रहती है, एक होती है आपकी आयुर्वेशी नाम पद्धति और एक होती है आपकी ओल्ड वाली नाम पद्धति, जिसको आप सामान्य नामकरण कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड एवं कीटोन के बारे में। तो देखिए एल्डिहाइड एवं कीटोन सरलतम और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्बोनिल यौगिक है। तो आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि सबसे सरलतम कार्बोनिल यौगिक क्या जाएंगे, एल्डिहाइड एवं कीटोन। एल्डिहाइड एवं कीटोनों की क्या है, दो नामकरण की पद्धतियां हैं। सबसे पहले आपके सामान्य नाम। सामान्य नाम में क्या होता है, एल्डिहाइड एवं कीटोन प्राय आईयूपीएसी नाम पद्धति की अपेक्षा अपने सामान्य नामों से जाने जाते हैं। एल्डिहाइड के सामान्य नाम संगत कार्बोक्सिलिक अम्लों यानी कि खंड 12.6.1 के अंग्रेजी में लिखे गए सामान्य नामों के अंत में स्थित अनुलग्न एक के स्थान पर एल्डिहाइड अनुलग्न लगा करके प्राप्त करते हैं। तो क्या होता है, जो भी आपका नाम है तो नाम के अंत में आप लगा देते हैं एल्डिहाइड, जैसे कि मेथिल एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड जो भी है। साथ ही कार्बोक्सिलिक अम्ल या फिर एल्डिहाइड के नाम के में वास्तविक स्रोत का नाम लैटिन या फिर ग्रीक में प्रतिबिंबित होता है। तो देखिए ग्रीक अक्षर ये है आपके एडेस, ये आदि जो भी अक्षर हैं ग्रीक अक्षर हैं। कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापियों की स्थिति को ग्रीक अक्षरों आदि से प्रदर्शित करते हैं। ए डैश उस कार्बन परमाणु को कहते हैं जो सीधे एल्डिहाइड समूह के कार्बन परमाणु से संलग्न होता है। तत्पश्चात एक कार्बन तथा नेसी क्रम में आगे चलते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं ये आपके एसिटल्डिहाइड, ये है आपके बेंजल्डिहाइड। इनकी संरचना आप देख लेंगे, ये है आपके बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल एल्डिहाइड। तो ये है आपके, देखिए ये सबसे पहले हमारे क्या है, मुख्य समूह। मुख्य समूह के पास वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के बाद बीटा, बीटा के बाद गामा। तो बीटा में जुड़ रहा है, बीटा पर जुड़ रहा है आपके ब्रोमो, तो जाएगा बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल एल्डिहाइड, क्योंकि इसमें क्या है आपके 4 कार्बन है, 3। आगे बोला गया कि कीटोनों के सामान्य नाम व्युत्पन्न करने के लिए कार्बोनिल समूह से जुड़े 2 एल्किल या एरिल समूहों का नामकरण किया जाता है। प्रतिस्थापियों की स्थिति को ग्रीक अक्षरों ए डैश, ए डबल डैश आदि द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ए डैश या ए डबल डैश कार्बन परमाणु वे होते हैं जो सीधे कार्बोनिल समूह के से संलग्न होते हैं। कुछ कीटोनों के ऐतिहासिक सामान्य नाम होते हैं, जैसे सरलतम डाइमेथिल कीटोन को आप एसीटोन कहते हैं। एल्किल फेनिल कीटोन का नाम लिखने के लिए एसिड समूह को फिनोन के साथ पूर्व लग्न की तरह जोड़कर लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पर आप इसको बोलते हैं एसीटोन। ये होता है आपके एसिटोफिनोन, ये आता है आपके प्रोपियोफिनोन, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आपके प्रोपियोन आ रहा है। ये जाएगा आपके बेंजोफिनोन, क्योंकि दोनों तरफ क्या है आपके बेंजीन जुड़ी हुई है। नीचे देखेंगे आप आईयूपीएसी नाम। तो हमसे प्रश्न पेपर में अक्सर पूछा जाता है, वो आता है आईयूपीएसी नाम। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आईयूपीएसी नाम। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे आपकी खुली श्रृंखला वाले एलिफेटिक एल्डिहाइडों एवं कीटोनों के आईयूपीएसी नाम प्राप्त करने के लिए संगत एल्केनों के अंग्रेजी में लिखे नाम के अंत में ई के स्थान पर एल एवं ऑन अनुलग्न लगाते हैं। अब आप लोग ये तो नहीं सोच रहे होंगे ना कि ये रीडिंग लगा रहे हैं, केवल ऐसी रीडिंग तो हम ही लगा लें। तो दोस्तों हम रीडिंग नहीं लगा रहे हैं, हम पढ़ेंगे भी। तो आपसे यहाँ पर बोला गया है कि जैसे कि नाम होता है मैथेन, तो मैथेन का जो ई है ना इसको आप हटा देंगे और साथ में लगा देंगे आप एल, मैथेनएल हो जाएगा। जब आपके सी एस ये होता है ना आपके, देखिए मैथेनएल ये हो जाएगा आपके मैथेनएल। आगे बोला गया कि यदि आपके एसीटोन होते हैं, जैसे कि होता है CH3 सी डबल बॉन्ड CH3, इसको बोला जाता है आपके एसीटोन है इसका नाम। इसमें बोला गया है कि आप उस ई को हटा देंगे और यहाँ पर ऑन लगा देंगे, तो ये होता है आपके प्रोपेन, PROPANE प्रोपेन। इसमें क्या लगाना है आपको ऑन, तो इस वाले ई को हटा देंगे, प्रोपेनॉन हो जाएगा ONE, प्रोपेनॉन है। इसको आप हिंदी में लिखा कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है कि प्रोपेनॉन। तो यहाँ पर यही कहा गया है। जनरली जो आपके जितनी भी आईयूपीएसी नाम उनको इंग्लिश में लिखा जाता है, इंग्लिश के बाद में हम हिंदी में लिखते हैं। तो हम तो साधारण तौर पर इंग्लिश में ही लिखना पसंद करेंगे, जैसे कि मैथेनल, METHAN, ई को हटा देंगे और AL लगा देंगे, मैथेनल। मैथेनल, एथेनल, प्रोफेनल। तो यहाँ पर बोला गया है कि आप ई को हटा देंगे, ई के स्थान पर AL एवं ऑन अनुलग्न लगाते हैं। आगे बोला है कि एल्डिहाइडों में कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का अंकन उस सिरे से शुरू किया जाता है जहां एल्डिहाइड समूह स्थित होता है, जबकि कीटोनों में उस सिरे से अंकन करते हैं जो कार्बोनिल समूह के निकटतम होता है। तो एल्डिहाइड ऐसे होता है जैसे कि 1 2 3 4 5, और यहाँ पर क्या लग रहा है आपके एल्डिहाइड। आपसे बोल रहा है कि इसकी नंबरिंग कहाँ से की जाएगी, तो यहाँ से की जाएगी 1 2 3 4 और 5। और कीटोनों में क्या होता है, देखिए कीटोन कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए कीटोन, तो कीटोन में कुछ जो इसकी नंबरिंग है वो वहां से की जाती है जहां पर इसमें कीटोन लगा रहता है। कीटोन जहां से पास में पड़े वहां से इसका नंबरिंग यदि ऐसे करेंगे 1 2 3 4, तो कीटोन पड़ रहा है नंबर 3 पर। और यदि ऐसे की जाएगी 1 2 3 4, तो यहाँ पर कीटोन पड़ रहा है नंबर 2 पर। तो जो नंबर 2 पर कीटोन पड़ रहा है वो वाली नंबरिंग सही है, तो यहाँ पर यही बोला गया है।
प्रतिस्थापियों को पूर्व लग्न के रूप में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार कार्बन श्रृंखला में अंकों द्वारा स्थिति प्रदर्शित करते हुए लिखते हैं। चक्रीय कीटोनों पर भी यही नियम लागू होता है। यदि जो आपके सर्कल बन रहा हो तो सर्कल वाली जो बले होती है उनमें भी आपके क्या होता है, यही नियम लागू होता है। तो आगे बोला गया था कि चक्रीय कीटोनों पर भी यही नियम लागू होता है, जिनमें कार्बोनिल के कार्बन परमाणु की स्थिति की संख्या 1 होती है। जब एल्डिहाइड समूह वलय से संयुक्त होता है तो साइक्लोएल्केन चक्रीय एल्केन का नाम लिखने के पश्चात अनुलग्न कार्बोल्डिहाइड जोड़ देते हैं। जब वो क्या डायरेक्ट ही वलय में जुड़ जाए तो उसको बोला जाता है कार्बोल्डिहाइड। वलय के कार्बन परमाणु का संख्यांकन उस कार्बन परमाणु से आरंभ करते हैं जिससे एल्डिहाइड समूह संयुक्त होता है। सरलतम एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसमें एल्डिहाइड समूह बेंजीन वलय पर स्थित होता है का नाम बेंजीन कार्बोल्डिहाइड है। यद्यपि आईयूपीएसी पद्धति द्वारा सामान्य नाम बेंजेल्डिहाइड भी स्वीकृत है। तो देखेंगे आप बेंजेल्डिहाइड की संरचना ये रही नीचे। तो बेंजेल्डिहाइड में क्या होता है, देखिए आपके जो बेंजेल्डिहाइड होता है आप उसको देख सकते हैं कि बेंजेल्डिहाइड में क्या होता है, उसको आप बोलते हैं, एक तो आप उसको बोल देंगे बेंजीन एल्डिहाइड। कुछ इस प्रकार की रहती है वो संरचना, बेंजीन पे जुड़ा रहता है आपके CH, इसको आप बोल देंगे बेंजेल्डिहाइड या फिर इसको बोल देंगे आप बेंजीन कार्बोल्डिहाइड। तो अन्य प्रतिस्थापित एरोमेटिक एल्डिहाइडों के नाम बेंजेल्डिहाइड से व्युत्पन्न कर दिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये तो आपके आ गया बेंजेल्डिहाइड, अगर आपसे पूछा जाए इसका नाम क्या है, देखिए ये तो हो गया आपके बेंजेल्डिहाइड और यहाँ पर मैंने मेथिल लगा दिया तो इसको क्या बोलूंगा मैं, मेथिल बेंजेल्डिहाइड। तो इस प्रकार से बेंजेल्डिहाइड को क्या मान लिया गया, बेस मान लिया गया है। तो आप यहाँ पर नाम एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप देखेंगे ये वाला आगे आने वाला है। जो आप इस वाली संरचना को देखेंगे, ये वाली संरचना, तो इसका नाम दे रखा है, इसका नाम इन्होंने दे रखा है कि 1 2 3 और यहाँ पर जुड़ रहे हैं आपके एक बेंजल, यहाँ पर एक एल्डिहाइड, यहाँ पर भी एक एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड। तो इन्होंने कहा है कि क्या लिख रखा है, इसका नाम इन्होंने दे रखा है कि प्रोपेन 1 2 4 ट्राइकार्बोल्डिहाइड। यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कि सभी एल्डिहाइड समूहों के समान निरूपण हेतु यौगिक का नाम उक्त रूप से दिया जाता है। जब आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर क्या हम प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे हैं, हमारे पास जो भी प्रकार्यात्मक समूह है, तो उस स्थिति में आप क्या करते हैं, उस स्थिति में आपको क्या करना रहता है कि जो आपके नंबरिंग है उसके जगह पर इनका नाम सीधा सीधा लिख दिया जाता है कार्बोल्डिहाइड। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये वाला है 1 2 3 4 5, 3 नंबर पर क्या लग रहा है आपके ऑक्सो, तो इसका नाम दिया जाएगा 3 ऑक्सो पेंटेनल, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपके एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड की वरीयता क्या होती है, ज्यादा होती है कीटोन से, इसलिए इसका नाम कुछ इस प्रकार से दिया गया। तो आप जो नेमिंग के लिए आप क्या कक्षा 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नामकरण के बारे में पूरा की पूरा एक चैप्टर आता है तो वहां पर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर डिस्कस करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। यदि आपको नहीं आता है तो भी आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक सारणी दी हुई है, देखिए एल्डिहाइड एवं कीटोनों के कुछ सामान्य एवं आईयूपीएसी नाम सारणी 12.1 में दिए गए हैं। तो आप क्या करेंगे, एक बार इस पूरी की पूरी सारणी को रीड मार लेंगे, एक बार पूरा की पूरा पढ़ लेंगे, जिससे और इनकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर जो कुछ सामान्य नाम आप उनको देखेंगे, ये एक्रोलिन किसे बोला जाता है, थैलेल्डिहाइड किसको बोला जाता है, वेलेरेल्डिहाइड किसको बोला जाता है। तो आप ये वाले जो नाम है वो एक बार देख लेंगे, रीडिंग लगा लेंगे। एक और होता है आपके मेसिटिलेल्डिहाइड, ये भी आपको आना चाहिए। सामान्य नाम से आपको आईयूपीएसी नाम लिखना आना चाहिए। तो यही है कि आपको उनकी संरचनाएं पता होना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बोनिल समूह की संरचना। तो कार्बोनिल समूह की संरचना कुछ इस प्रकार की रहती है, आप देखेंगे। देखिए कार्बोनिल समूह क्या रहता है, कार्बोनिल समूह रहता है आपके कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दोनों की दोनों कार्बन की संरचनाएं क्या है, खुली हुई है। कुछ इस प्रकार की ये वाली संरचना ये रही, आप देख सकते हैं। कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रही है, दोनों संरचनाएं खुली हुई हैं। ये तो हम लिखते हैं नॉर्मल तौर पर, लेकिन जब आप इसको 3D में देखेंगे, 3D में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से विन्यासित रहते हैं तो उसको व्यक्त किया जाता है आपके वो अनुनादी संरचनाओं की सहायता से, कक्षक निरूपण की सहायता से निर्मुक्त व्यक्त किया जाता है। तो हम उसी को देखेंगे। देखिए कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होता है तथा 3 सिग्मा वन निर्मित करता है। कार्बन का चौथा संयोजक इलेक्ट्रॉन कार्बन के असंकृत p कक्षक में होता है तथा ऑक्सीजन के p कक्षक के साथ अतिव्यापित करके एक पाई आवंत बनाता है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से रहता है। तो ये क्या कर लेते हैं, दोनों अतिव्यापन कर लेते हैं, ये दोनों वाले। तो कुछ इस प्रकार से पाई बॉन्ड बना लेंगे। देखिए कार्बन ऑक्सीजन और यहाँ से क्या कर लेंगे, अतिव्यापन करके ये बना लेंगे पाई बॉन्ड। ये वाला sp2 ये दोनों बॉन्ड, ये सामने वाला बॉन्ड है आपके, ये पीछे वाला बॉन्ड है। तो आप देखेंगे ये भी sp2 संकृत, ये sp2 संकृत और ये पाई आवंत आ गया। ऑक्सीजन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे। जब आप देखेंगे तो इनके बीच में जो बंद कोण है उनका माना जाता है 120 डिग्री। तो कार्बोनिल समूह का कक्षीय निरूपण आप देख सकते हैं।
इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु पर दो अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युगल उपस्थित होते हैं। इस प्रकार कार्बोनिल समूह का कार्बन तथा इससे आबंधित 3 परमाणु एक ही तल में होते हैं एवं 5 इलेक्ट्रॉन अवरिष्ट तल के ऊपर एवं नीचे होता है। बंधक कोण लगभग 120 डिग्री का होता है, जैसा कि समतलीय त्रिकोणीय संरचना में अपेक्षित है। तो जो कोण होता है वो आपके होता है 120 डिग्री के आसपास का। अब आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। देखिए कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता उच्च होने के कारण क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो पूरे के पूरे पैराग्राफ में ये समझाना चाह रहा है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दो संयोजकताएं मुक्त है। तो हम ये बात सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, तो ये क्या करती है, बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेती है, जिससे इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। और कार्बन की विद्युत ऋणता होती है ज्यादा, जिससे मतलब कार्बन की विद्युत ऋणता कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन पर, इससे आ जाता है, इस पर आ जाता है प्लस। तो यही यहाँ पर बताया गया है। यहाँ ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव, कार्बन पर आ जाएगा प्लस। अब कार्बन पर प्लस हो गया तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने का काम करेगा। अगर ऑक्सीजन पर नेगेटिव हो गया तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को त्यागने का काम करेगा। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन रागी और ये हो जाएगा देखिए आपके नाभिक रागी। तो आगे बोला है कि कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता उच्च होने के कारण कार्बन ऑक्सीजन द्विकार्बन ध्रुवित हो जाता है। ध्रुवीय हो गया देखिए आप। अतः कार्बोनिल समूह का कार्बन एक इलेक्ट्रॉन रागी यानी कि लुईस अम्ल केंद्र और कार्बोनिल ऑक्सीजन एक नाभिक रागी लुईस क्षारक केंद्र होता है। तो ये तो आप समझ चुके हैं। कार्बोनिल यौगिकों में पर्याप्त द्विध्रुव आघूर्ण होता है और ये ईथर से अधिक ध्रुवीय होते हैं। कार्बोनिल समूह की उच्च ध्रुवता अनुनाद के आधार पर समझाई जा सकती है, जिसमें एक उदासीन संरचना एवं एक द्विध्रुव संरचना है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ पाठ्य नियत प्रश्न दिए गए हैं। आप क्या करेंगे, इन सारे के सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। यदि हम यहाँ पर प्रश्नों का हल भी बनाने बैठेंगे तो क्या वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो अलग से लाएंगे। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, तो हम उसको बताने के लिए तैयार रहेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी प्रश्नों को पूछ सकते हैं, उसकी लिंक आपको दी हुई है ऑलरेडी चैनल पे पहले से ही। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एल्डिहाइडों एवं कीटोनों का विरचन। तो विरचन का मतलब होता है फॉर्मेशन, इनको बनाया कैसे जाता है। तो बनाने के लिए जो रिएक्शंस है वो पहले के चैप्टर्स में ऑलरेडी आ चुकी हैं, फिर भी हम एक बार यहाँ पर पढ़ लेंगे। देखिए एल्डिहाइड एवं कीटोनों के विरचन की कुछ महत्वपूर्ण विधियां इस प्रकार हैं। एल्डिहाइड एवं कीटोनों का विरचन, तो एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। देखिए जब आप एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, वो एल्डिहाइड एवं कीटोन बनते हैं। उसके बाद में क्या बनते हैं, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। तो हमारा मेन काम रहता है कि उनको वहीं तक रोक लिया जाए कि वो क्या हो, एल्डिहाइड एवं कीटोन ही रह जाए। आपके पास में कोई भी अल्कोहल है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, देखिए कोई भी अल्कोहल रहेगा वो तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, वो बदलेगा किस में बदलेगा, आपके एल्डिहाइड में बदलेगा। एल्डिहाइड में बदलने के बाद में क्या हो जाएगा, वो बदल जाता है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हमको क्या करना रहता है, हमको करना रहता है कि उसको कहाँ तक रोके, यहीं पे रोक दिया जाए, आगे ना बढ़ने दिया जाए। तो यही है। सामान्य एल्डिहाइड एवं कीटोन क्रमशः प्राथमिक व द्वितीय अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से बनाए जाते हैं। जब आप अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड। सेकंड विधि है वो है आपके कि अल्कोहलों के बी हाइड्रोजन से। तो क्या किया जाता है, अल्कोहलों का डिहाइड्रेशन किया जाता है। तो अल्कोहलों के बी हाइड्रोजन से कैसे प्राप्त होते हैं देखेंगे कि यह विधि वाष्पशील अल्कोहलों के लिए उचित होती है तथा एक औद्योगिक अनुप्रयोग की विधि है। इस विधि से क्या होता है, इस विधि में क्या होता है, अल्कोहल के वाष्प को तप्त भारी धातु उत्प्रेरक सिल्वर अथवा कॉपर के ऊपर प्रवाहित करते हैं, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक व द्वितीयक अल्कोहल क्रम से एल्डिहाइड व कीटोन देते हैं। प्राथमिक अल्कोहल तो देंगे एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल देंगे आपके कीटोन। इसको हम ऑलरेडी कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 12 में पढ़ चुके हैं। तो जो प्राथमिक अल्कोहल होते हैं वो क्या कर देंगे आपके, ये बना देंगे आपके एल्डिहाइड, ये बना देंगे आपके COOH। जब आपके द्वितीय अल्कोहल होते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कार्बन, यहाँ भी कार्बन, और यहाँ पर क्या हो जाता है, ये कीटोन बना देते हैं कुछ इस प्रकार से। आगे बोला गया है तीसरी अभिक्रिया कैसे बनाया जाता है इनको, वो है हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीकरण करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, क्या बन जाएंगे, एल्डिहाइड एवं कीटोन। तो एल्कीनों के ओजोनीय अपघटन से, जैसा कि हम जानते हैं एल्कीनों के ओजोनीय अपघटन के पश्चात प्राप्त उत्पाद की जिंक धूल व जल के साथ अभिक्रिया के द्वारा एल्डिहाइड या कीटोन अथवा दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, जो एल्कीन में उपस्थित प्रतिस्थापन के प्रकार पर निर्भर करता है। इसको हम ऑलरेडी कक्षा 13 मतलब चैप्टर 13 में पढ़ चुके हैं, कक्षा 11 के। तो क्या होता है, देखिए आपके पास जो एल्कीन होती है कुछ इस प्रकार से एल्कीन होती है, उसका अब क्या किया जाता है, ओजोनीय अपघटन किया जाता है। तो ओजोनीय अपघटन पर क्या होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है। यदि यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा होगा और यहाँ पर कार्बन जुड़ा होगा तो ये बन जाएगा आपके कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, और ये यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा एल्डिहाइड। अगर दोनों छोरों पर कार्बन जुड़ा होगा तो ये बन जाएगा आपके एसीटोन, तो ये बन जाएगा आपके कीटोन, आप देख सकते हैं। तो यही यहाँ पर दिखाया गया है।
सेकंड है एल्काइनों के जलयोजन से देखिए H2SO4 एवं HgSO4 की उपस्थिति में एथाइन में जलयोजन द्वारा एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। अन्य सभी एल्काइन ने सभी क्रिया द्वारा कीटोन प्रदान करती हैं। देखिए एल्काइनों का जलयोजन होता है, एल्काइनों का जलयोजन कुछ इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जलयोजन कराएंगे तो जलयोजन कराने पर क्या हो जाता है, ये बदल जाता है आपके कुछ इस प्रकार से, आपके एल्डिहाइड एवं कीटोनों में बदल जाते हैं। तो के एथाइन होगा वो तो बदल जाएगा, आपके किसमें बदल जाएगा, वो बदल जाएगा आपके देखिए एल्डिहाइड में, और जो बाकी जो जितने भी हम क्या बदल जाएंगे, कीटोन में बदल जाएंगे। सेकंड एल्डिहाइडों का विरचन कैसे किया जाता है, तो अब एल्डिहाइडों का विरचन देखेंगे एसिल क्लोराइड से अम्ल क्लोराइड से, यानी कि अम्ल क्लोराइड से कैसे किया जाता है। एसिल क्लोराइड यानी कि अम्ल क्लोराइड के बेरियम सल्फेट पर अवलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक पर हाइड्रोजन से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। सभी क्रिया को रोजेनमुंड अपचयन कहते हैं। तो रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो देखेंगे आप किस प्रकार से होता है। आपके पास कोई भी अम्ल क्लोराइड होगा, आर सी डबल बॉन्ड Cl, आर यहाँ पर क्या हो सकता है, एल्किल या फिर एरिल कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके बेंजिल क्लोराइड, उसकी रिएक्शन कराई जाती है, यानी कि हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, जिससे आपको प्राप्त होता है बेंजिल्डिहाइड। तो ये हो जाएगा आपके रोजेनमुंड अपचयन। तो रोजेनमुंड अपचयन कई दफा आपके पूछ लिया जाता है नीट के एग्जाम में कि निम्न में से रोजेनमुंड अभिक्रिया कौन सी है, आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना रहता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, वो यहाँ पर बेंजीन की जगह कोई भी नॉर्मल वो दे देंगे आपके CH3COOCl। तो लोग बाग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर तो बेंजीन है, तो यहाँ पर आर यानी कुछ भी हो सकता है, एरिल हो या फिर एल्किल हो। आगे देखेंगे आप सेकंड है नाइट्राइल एवं एस्टर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्राइल स्टेनस क्लोराइड द्वारा संगत इमीन में अपचयित हो जाते हैं, जो जल अपघटन करने पर संगत एल्डिहाइड देते हैं। नाइट्राइल क्या रहता है आपके RCN। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे आप SnCl2 और HCl के साथ में, तो सबसे पहले ये बना लेंगे आपके इमीन RCH डबल बॉन्ड NH। जब इसका जल अपघटन कराएंगे तो ये बना लेंगे आपके एल्डिहाइड। तो यह अभिक्रिया का एक स्पेसिफिक नाम होता है जिसको बोला जाता है स्टीफंस अभिक्रिया, स्टीफंस रिएक्शन इसको कहा जाता है। तो आप इसका भी नाम याद कर लेंगे, स्टीफंस रिएक्शन। वैकल्पिक अभिक्रिया में नाइट्राइल को डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा चयनित अपचयन से इमीन में बदल देते हैं। तो देखिए डाइवल एच, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको बोला जाता है डाइवल एच। ये करता है चयनित अपचयन करता है, चयनित अपचयन करता है, RCN का ही अपचयन करता है ये। देखिए यहाँ पर तो चयनित अपचयन द्वारा क्या किया जाता है, इसको एमीन में बदल देते हैं, तत्पश्चात इसके जल अपघटन से एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, SnCl2 और HCl को प्रतिस्थापित कर रहे हैं डाइवल एच, यानी कि डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और ये कुछ इस प्रकार का रहता है। देखिए एल्यूमिनियम के साथ में क्या होता है, डाई आइसोब्यूटिल। तो आइसोब्यूटिल आप जानते हैं मैथ, एथ, प्रोप और ब्यूट। तो आइसोब्यूटिल कुछ इस प्रकार का रहता है। तो आइसोब्यूटिल में क्या किया जाता है, आपके आइसोब्यूटिल से इसको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, डाइवल एच द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। प्रतिस्थापित करने के बाद इसको इमीन में बदल दिया जाता है, इमीन के बाद जल अपघटन करेंगे तो एल्डिहाइड में बदल जाएगा। तो ये रही आपकी पूरी रिएक्शन। आप देखेंगे CH3CH डबल बॉन्ड लग रहा है यहाँ पर, तो ये डबल बॉन्ड पर कोई असर नहीं करेगा, ये केवल आपके CN पर असर करता है। इसका मतलब चयनित अपचयन का मतलब ये रहता है कि यहाँ पर आपके और जो आपके यौगिक है उन पे कोई असर नहीं करेगा। जो आपके डाइवल एच है वो केवल CN पर असर कर करके उसको क्या बदल देगा, एल्डिहाइड में बदल देगा। और देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड से इसने बिल्कुल छेड़खानी नहीं की, डबल बॉन्ड ऐसा की ऐसा बना हुआ है। इस प्रकार एस्टर भी डाइवल एच द्वारा एल्डिहाइड में अपचयित हो जाते हैं। आप देखेंगे कोई भी एस्टर ले आओ या फिर CN ले आओ, इन्हीं पे असर करेगा ये। यहाँ पर देखेंगे CH3CH2 का ऑनलाइन C डबल बॉन्ड O C2H5, इसको हटा देगा और यहाँ पर OH जोड़ देगा। तो अब डाइवल एच को किस लिए काम में लिया जाता है, आप याद रखेंगे चयनित अपचयन के लिए इसको काम में लिया जाता है। तीसरी अभिक्रिया वो है हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजील्डिहाइड बेस के व्युत्पन्न एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन द्वारा निम्न प्रकार से बनाए जाते हैं। मेथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा देखिए प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक टोलुइन बेस के व्युत्पन्नों को बेंजोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं। इस ऑक्सीकरण को उपयुक्त अभिकर्मकों द्वारा एल्डिहाइड चरण में ही रोकना संभव है। ये मेथिल समूह को एक मध्यवर्ती में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे पुनः ऑक्सीकृत करना कठिन होता है। इसके लिए निम्न विधियों का उपयोग किया जाता है। तो ये रहा आपके टोलुइन होता है बेंजीन के ऊपर मेथिल जुड़ा रहता है। तो इससे क्या बनाया जाता है, आपके बेंजल्डिहाइड बनाना है तो उसके लिए क्या किया जाता है, इसको मध्यवर्ती में बदला जाता है। तो यहाँ पर मध्यवर्ती क्या है, क्रोमियम संकुल। तो सबसे पहली रिएक्शन बोला जाता है, इसको बोलेंगे आप एटार्ड अभिक्रिया। तो देखेंगे सबसे पहले एटार्ड अभिक्रिया क्या है।
कि क्रोमियम क्लोराइड के उपयोग से, तो क्रोमियम क्लोराइड CrO2Cl2 किस प्रकार से काम आती है। देखिए क्रोमियम क्लोराइड मेथिल समूह को एक क्रोमियम संकुल में ऑक्सीकृत कर देता है जो जल अपघटन द्वारा संगत बेंजल्डिहाइड देता है और ये अभिक्रिया हेटार्ड रिएक्शन कहलाती है। जो भी नाम इन अभिक्रियाओं के स्पेसिफिक नाम है आप उनको याद कर लेंगे, ये बड़े काम के नाम है। तो टोलुइन की रिएक्शन कराई जाती है क्रोमियम क्लोराइड के साथ में कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में CH2 यहाँ पर मिलता है आपको क्रोमियम संकुल। देखिए क्रोमियम संकुल का जल अपघटन कराया जाता है, इससे मिलता है आपको बेंजल्डिहाइड। दोस्तों यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि हम केवल यहाँ पर रीडिंग कर रहे हैं, तो रीडिंग करने के लिए रीडिंग नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर उसको समझ भी रहे हैं। दरअसल यदि हम यहाँ पर बहुत डीप में जाएंगे तो वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप इस वीडियो को ऐसे वीडियोस को देखना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए हम उसको शॉर्ट में बता रहे हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी भी बोलना चाहूंगा। यदि आप किसी टॉपिक पर विस्तृत वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसको विस्तृत वीडियो बनाएंगे हम उसके ऊपर। आगे पढ़ते हैं कि क्रोमियम ऑक्साइड के उपयोग से CrO जिसको आप बोलते हैं CrO3 के उपयोग से कैसे काम में लिया जाता है। टोलुइन या फिर प्रतिस्थापित टोलुइन को एसिटिक एनहाइड्राइड में क्रोमियम ऑक्साइड के साथ अभिकृत कराने पर बेंजिलिडीन डाइएसिटेट प्राप्त होता है और फिर बेंजिलिडीन डाइएसिटेट जलीय अम्ल के साथ जल अपघटित होकर संगत बेंजल्डिहाइड बनाता है। तो देखिए आपके टोलुइन की रिएक्शन CrO3 और यहाँ पर होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। कभी कभी क्या होता है वो ये वाला जो है ना एसिटिक एनहाइड्राइड इसको क्या करते हैं बहुत बुरी सी शक्ल में बना के दे देता है। मान लीजिए कुछ इस प्रकार की शक्ल बना के दे दी कि यहाँ पर लगा दिया बेंजीन, बेंजीन के बाद C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरा सा कुछ भी लगा दिया, मान लीजिए बुरा सा आप मान लीजिए यहाँ पर उसने लगा दिया C6H5 कुछ भी C6H5 कुछ भी मान लीजिए आप, तो कुछ भी लगा सकता है। यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लगा देंगे आप O, कुछ इस प्रकार से कुछ भी, यानी कि यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड देख लेना आप तो, और यहाँ पर CrO3 देख लेना और यहाँ पर आप टोलुइन को देख लेना। तो इस तरफ आपके क्या बनेगा, इस तरफ, और यहाँ पर जल अपघटन हो जाए तो यहाँ पर बनेगा बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पे जो भी एनहाइड्राइड में कुछ भी दे रखा हो तो आपको उसकी शक्ल देख करके डरना नहीं है। सेकंड बोल रखा है कि पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीन के पश्चात जल अपघटन द्वारा। तो पार्श्व श्रृंखला का क्या किया जाता है, पार्श्व यानी कि साइड वाली श्रृंखला का पहले क्लोरीनीकरण किया जाता है, ये लीजिए, फिर उसका जल अपघटन करेंगे, जल अपघटन से क्या मिल जाएगा आपको, बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। टोलुइन श्रृंखला क्लोरीन द्वारा बेंजल क्लोराइड देती है। क्लोरीन कैसे किया जाता है, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस के साथ, तो ये मिल जाएगा बेंजल क्लोराइड बेंजल। देखिए बेंजिल, बेंजल, बेंजो, एक जुड़ेगा तो बेंजिल, दो जुड़ेंगे तो बेंजल, तीन जुड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपके बेंजो। ये तो आप नाम जानते ही होंगे। तो बेंजल क्लोराइड देती है जो जल अपघटन द्वारा बेंजल्डिहाइड बनाता है। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पर CHCl2 था ना, तो यहाँ पर एक OH यहाँ लग जाएगा, एक OH यहाँ लग जाएगा, और यहाँ से क्या होता है आपके जो वाटर होता है वो निकल जाता है। तो यहाँ पर बनता है आपके C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर जुड़ा हुआ था आपके बेंजीन, तो यहाँ पर जुड़ा हुआ था आपके बेंजीन, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको मिल जाता है बेंजल्डिहाइड। और ये बेंजल्डिहाइड के औद्योगिक उत्पादन की विधि है। तो बेंजल्डिहाइड को औद्योगिक तौर से किस प्रकार से बनाया जाता है, ये कई बार आपके नीट में आ चुका है, जेईई मेन में भी आ चुका है, तो ये वाली रिएक्शन आप याद कर लेंगे। तीसरी रिएक्शन है, इसका नाम है गाटरमान कोक अभिक्रिया। गाटरमान कोक अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, कई बार ये जेईई मेन में आ चुकी है, नीट में आ चुकी है, तो पढ़ेंगे। देखिए जब बेंजीन या इसके व्युत्पन्न निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया करते हैं तो बेंजल्डिहाइड या फिर प्रतिस्थापित बेंजल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। देखिए ये बेंजीन की रिएक्शन कराई जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर कॉपर क्लोराइड के साथ में, तो आपको मिलता है बेंजल्डिहाइड। इसकी हम डीप में नहीं जाएंगे, रिएक्शन किस प्रकार से होती है, यहाँ पर हमको केवल ये याद कर लेना कि गाटरमान कोक अभिक्रिया क्या होती है। यह अभिक्रिया गाटरमान कोक, इंग्लिश में बोला जाता है गाटरमान कोच रिएक्शन, तो आप इंग्लिश वाला नाम याद रखेंगे। कभी कभी इसको क्योंकि कोक की जगह कोच भी लिखा जाता है। अब तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे हम कीटोनों का विरचन। कीटोन किस प्रकार से बनाए जाते हैं, देखिए एसिल क्लोराइड से यानी कि कोई भी किस प्रकार से बनाएंगे कीटोन। तो पहले दे रखा है कि ग्रीनियर अभिकर्मक तथा कैडमियम क्लोराइड की अभिक्रिया से प्राप्त डाई एल्किल कैडमियम की एसिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर कीटोन प्राप्त होते हैं। तो देखिए यहाँ पर वो ग्रीनियर अभिकर्मक के 2 मोल लेंगे, उसकी रिएक्शन कराएंगे कैडमियम क्लोराइड से। तो यहाँ पर जो आपकी कैडमियम क्लोराइड है तो यहाँ से क्या करेंगे, ये आपके R2CD, तो ये बना लेंगे, यहाँ से 2 R और ये CD बना लेंगे, और जो 2 Cl है वो यहाँ पर जुड़ जाएंगे, ट्वाइस ऑफ RMgHCl लग जाएगा। फिर R डबल बॉन्ड O Cl यानी कि ये है आपके एसिल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन करा दी जाएगी R2CD के साथ, ये वाले R2CD के साथ में, तो ये बना लेगा आपके ट्वाइस ऑफ R डैश C डबल बॉन्ड O R, यानी कि ये बन गया आपके कीटोन।
और कैडमियम क्लोराइड आपको वापस प्राप्त हो जाएगा। सेकंड है नाइट्राइल से, नाइट्राइल यानी कि सी ट्रिपल बॉन्ड एन को बोला जाता है नाइट्राइल। तो यहाँ पर बोला गया कि नाइट्राइल व ग्रीनर अभिकर्मक की क्रिया से प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन कराने से कीटोन प्राप्त होते हैं। CH3 CH2 सी ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस C6H5 MgBr ये होता है आपकी ईथर। ईथर की उपस्थिति में इसलिए कराते हैं क्योंकि ईथर क्या होता है आपके अध्रुवीय रहता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप ग्रीनर अभिकर्मक के साथ इसकी रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पर आपको एक मध्यवर्ती प्राप्त होगा। मध्यवर्ती देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड N, तो यहाँ से क्या करेंगे ट्रिपल बॉन्ड से एक डबल बॉन्ड को हटा देंगे, N नाइट्रोजन के साथ में जुड़ देंगे NMgBr, तो यहाँ पर जुड़ देंगे आप C6H5। जब आप इसका जल अपघटन करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट मिल करके जो बना लेगा आपके बना लेगा कीटोन कुछ इस प्रकार से C2H5 डबल बॉन्ड C6H5। ये आप देखेंगे ये वाला और ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे आप प्रोपियोफिनॉन, इसको बोलेंगे 1 फेनिलप्रोपेनॉन। तीसरी रिएक्शन है कि वेंजीन या फिर प्रतिस्थापित वेंजीन से आपको बोला गया कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में वेंजीन या प्रतिस्थापित वेंजीन अम्ल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर संगत कीटोन देती है। यह अभिक्रिया फ्रीडेलक्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई दफा कई एग्जाम्स में आ चुकी है, बोर्ड में, जेई में, नीट में, जेई एडवांस में, एम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में। एम्स तो अब बंद हो गया। तो बेंजीन की रिएक्शन कराई जा रही है यहाँ पर, या तो एरोमेटिक हो, AR का मतलब होता है एरोमेटिक, एल्किल या फिर एरिल, आर होता है एल्किल, AR होता है एरिल। RC डबल बॉन्ड Cl और निर्जल AlCl3 के साथ में, तो क्या है सबसे बेस्ट ट्रिक है, यहाँ से Cl को हटाओ और इसको इसमें बेंजीन में जोड़ दो, तो AR कुछ इस प्रकार से। इस अभिक्रिया को कहा जाता है आपके फ्रीडेलक्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं आपको सॉल्व एग्जांपल, तो आप क्या करेंगे इनको सॉल्व कर लेंगे, तो समय के अभाव के कारण हम इनको नहीं कर पा रहे हैं। आगे है आपके सामने वो है कि ये कुछ पाठनीय प्रश्न है, आप इनको भी करने का प्रयास करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। अगर इनको सॉल्व करेंगे समझाने बैठेंगे तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा, इसलिए हम आगे चल रहे हैं। तब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म के बाद में पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म में क्या आता है, क्वथनांक, गलनांक, ये कैसे कैसा दिखता है, कैसे इसका रंग होता है, तो चलिए इनको पढ़ लेते हैं। आगे बोला है कि कक्ष ताप पर मेथेनॉल गैस के रूप में होती है। एथेनॉल एक वाष्पशील द्रव है, अन्य एल्डिहाइड एवं कीटोन कक्ष ताप पर द्रव या फिर ठोस होते हैं। एल्डिहाइडों एवं कीटोनों के क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों और इथनों से अधिक होती हैं। ये एल्डिहाइडों एवं कीटोनों में द्विध्रुव आकर्षण के फलस्वरूप उत्पन्न दुर्बल आणविक संगुणन के कारण होते हैं। कारण समझ चुके हैं आप, क्योंकि क्या होता है ये इनका जो बॉन्ड होता है वो ध्रुवीय होता है। इनके क्वथनांक भी समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले अल्कोहलों से अंतर परमाणविक हाइड्रोजन आबंध अनुपस्थित होने के कारण कम होते हैं। अल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इनमें नहीं होता है, इसलिए इनके क्वथनांक कम होंगे अल्कोहल की अपेक्षा। निम्न यौगिकों को जिनका आणविक द्रव्यमान 58 और 60 है क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया है। तो आप देख सकते हैं, देखिए ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेनॉल, एसीटोन, प्रोपेन, बनॉल, तो इनके जो क्वथनांक है यहाँ पर उनका डाटा दिया हुआ है, आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं इनके बीच में अंतर क्या है। आगे बोला है कि एल्डिहाइडों में कीटोनों के निम्नतर सदस्य जैसे कि मेथेनॉल, एथेनॉल एवं प्रोपेनॉल जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाने के कारण प्रत्येक अनुपात में जल में मिश्रणीय होते हैं। तो आप इन तीनों को याद कर लेंगे, क्या क्या है, मेथेनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल, ये जल में हमेशा घुल जाते हैं। कुछ इस प्रकार से हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं जल के साथ, आप देख सकते हैं, परंतु जैसे जैसे एल्किल श्रृंखला की लंबाई बढ़ती है इनकी घुलनशीलता तेजी से घटती जाती है। सभी एल्डिहाइड व कीटोन सभी कार्बनिक विलायकों जैसे कि बेंजीन, ईथर, मेथेनॉल, क्लोरोफॉर्म इत्यादि में सुगमतापूर्वक घुलनशील होते हैं। देखिए एक नियम होता है केमिस्ट्री में, एक नियम होता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि समान समान को घुलता है। तो जो आपके क्या है एल्डिहाइड, कीटोन, ये क्या है, सभी क्या है कार्बनिक यौगिक, और ये कार्बनिक यौगिक हम अपने आप घुल जाएंगे, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। निम्नतर एल्डिहाइड में तीक्ष्ण गंध होती है, जैसे अणुओं का आकार बढ़ता जाता है गंध कम तीक्ष्ण होती जाती है तथा सुगंध बढ़ती जाती है। वास्तव में प्रकृति में पाए जाने वाले अनेक एल्डिहाइडों व कीटोनों का उपयोग सुगंध व सुरुचि कर्मकों के सम्मिश्रण में किया जाता है। आप देख सकते हैं इनको खुशबू बढ़ाने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें काम में लिया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में देखिए आपको बोला गया कि एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों में कार्बोनिल क्रियात्मक समूह विद्यमान आते हैं, ये एक समान रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। पहला है कि नाविक रागी योगज अभिक्रियाएं। नाविक रागी योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं, इनकी पढ़ेंगे। देखिए एल्किनों में जैसी इलेक्ट्रॉन रागी योगज अभिक्रियाएं देखी जाती हैं, एक 13 कक्षा 11 चैप्टर 13 और एक क्लास 11 तो हम इसको पढ़ चुके हैं। उसके विपरीत एल्डिहाइडों व कीटोनों में नाविक रागी योगज अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, यानी कि नाविक रागी क्या करते हैं, इस पर योग हो जाते हैं, नाविक रागी इस पर जुड़ जाते हैं।
तो नाविक रागी युगज अभिक्रियाओं की क्रियाविधि देखिए, नाविक रागी ध्रुवीय कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन रागी कार्बन पर उस दिशा से आक्रमण करता है जो कार्बोनिल कार्बन के sp2 संग्रहित कक्षकों के तल के लगभग लंब पर होती है। तो ये रहा कार्बन कार्बन के लंबवत पे जो आपके नाविक रागी यानी कि न्यूक्लियोफाइल NU- अटैक करेगा, अटैक करने इस पर अटैक करेगा कुछ इस प्रकार से और यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये क्या होता है, पहला चरण होता है मंद, सेकंड चरण होगा तीव्र, तीव्र के बाद में क्या करेगा, ये जो अपना संकरण है उसको बदल देगा, sp2 था sp2 से इसको बदल कर देगा sp3 में कुछ इस प्रकार से। चित्र 12.2 इस प्रक्रिया में कार्बन की संकरण अवस्था sp2 से sp3 हो जाती है तथा चतुष्फलकीय एल्कोक्साइड मध्यवर्ती बनता है। ये मध्यवर्ती अभिक्रिया माध्यम से एक प्रोटॉन प्राप्त करके विद्युत उदासीन उत्पाद देता है। कुल परिणाम कार्बन ऑक्सीजन द्विकार्बन पर Nu-H+ का संकलन होता है जैसा कि चित्र 12.2 में दर्शाया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या था, कुछ इस प्रकार से था, ए और बी थे और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, तो ऑक्सीजन पर जुड़ गया आपके हाइड्रोजन और यहाँ पर जुड़ गया आपके Nu- कुछ इस प्रकार से। तो ये हमको उत्पाद के तौर पर प्राप्त हुआ। आगे आगे बोला गया है कि अभिक्रियाशीलता देखिए, इलेक्ट्रॉनिक व त्रिविम प्रभावों के कारण नाविक रागी योगज अभिक्रियाओं में एल्डिहाइड कीटोनों की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। आप इस लाइन को याद रखेंगे। त्रिविम रूप से नाविक रागी के कार्बोनिल कार्बन तक पहुंचने में कीटोनों में उपस्थित दो सापेक्षिक बड़े प्रतिस्थापी समूह एल्डिहाइडों की अपेक्षा अधिक बाधा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कीटोन में एक कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक और कार्बन और एक और कार्बन, तो ये वाला कार्बन एल्डिहाइड में क्या होता है, यहाँ पर होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का आकार होता है छोटा, कार्बन का आकार होता है बड़ा, तो ये क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा नाविक रागी को जुड़ने से, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये तो जो आपके कीटोन होते हैं उनमें ये गति क्या होती है, कम हो जाती है, थोड़ी सी स्लो हो जाती है। जिनमें केवल एक ही ऐसा प्रतिस्थापी उपस्थित होता है इलेक्ट्रॉनिक रूप से एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा क्रियाशील होते हैं, क्योंकि कीटोन में उपस्थित दो एल्किल समूह कार्बोनिल की इलेक्ट्रॉन रागी प्रकृति को एल्डिहाइड की तुलना में कम कर देते हैं। तो एल्डिहाइड क्या होते हैं, ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। आगे आगे हम पढ़ेंगे वो है कि नाविक रागी योगज और नाविक रागी योगज विलोपन अभिक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। तो सबसे पहले नाविक रागी क्या होगा, योगज होगा, उसके बाद में योग होगा, योग के बाद में विलोपन भी होगा। सबसे पहले ये जो आपके एग्जांपल है वो है हाइड्रोजन साइनाइड का संयोजन, HCN को जोड़ा जाता है कुछ इस प्रकार से। देखिए एल्डिहाइड व कीटोन हाइड्रोजन साइनाइड से अभिकृत होकर संगत साइनोहाइड्रिन देते हैं। साइनोहाइड्रिन कुछ इस प्रकार का रहता है, आप देख सकते हैं CN और OH। तो यहाँ पर क्या होता है COH, तो ऑक्सीजन के साथ में आप जोड़ देंगे हाइड्रोजन और यहाँ पर जोड़ देंगे CN, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। शुद्ध HCN के साथ यह अभिक्रिया बहुत धीमी होती जाता है, ये क्षार द्वारा उत्प्रेरित की जाती है और जनित साइनाइड आयन प्रबल नाविक श्रेणी CN- कार्बोनिल यौगिकों पर संयोजित होकर संगत साइनोहाइड्रिन देते हैं। साइनोहाइड्रिन उपयोगी संश्लेषित मध्यवर्ती होते हैं। आपको क्या करना है, देखिए आपको तो एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर आपके कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड ये, आपको क्या करना है, ये वाला बॉन्ड तोड़ देना है, ऑक्सीजन वाला O-, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा आपके H आकर के, जिससे इसका जो माइनस है वो हट जाएगा और यहाँ पर जो कोई भी जो आपके नाविक रागी होगा Nu- वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, अभी आपके सामने CN- वो जुड़ जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ ही गया। तो यही आपके यहाँ पर जुड़ रहा है, आप देख सकते हैं, इसको बोला जाता है साइनोहाइड्रिन। आगे पढ़ेंगे आपकी सोडियम बाइसल्फाइड का संयोजन। सोडियम बाइसल्फाइड कुछ इस प्रकार का होता है, देखिए यहाँ पर OH है और सोडियम बाइसल्फाइड, देखिए सोडियम बाइसल्फाइड का जो सूत्र होता है NaHSO3। तो इन्होंने इसको तोड़ दिया, कैसे तोड़ा है कि एक तो तोड़ा इन्होंने इसको NaSO2 NaSO3 NaSO2 Na, तो NaSO2 प्लस, देखिए यहाँ पर NaSO3 और यहाँ पर तोड़ दिया H+, तो ये SO- जुड़ जाएगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। देखिए आप इसको तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर कार्बन कार्बन O से जुड़ जाएगा आपके H+ और यहाँ पर आ जाएगा आपके NaSO3, कुछ इस प्रकार से जुड़ जाता है, ऑक्सीजन की सहायता से जोड़ा जाता है इसको। तो एल्डिहाइड एवं कीटोन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ संयुक्त होकर योगज उत्पाद देते हैं। त्रिविम प्रभाव के कारण साम्यावस्था की स्थिति में अधिकांश एल्डिहाइडों के लिए दाईं और तथा अधिकतर कीटोनों के लिए बाईं ओर होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड योगज उत्पाद जल में अविलय होता है, जो तनु खनिज अम्लों अथवा क्षार के साथ अभिक्रिया कर पुनः मूल कार्बोनिल यौगिकों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए ये एल्डिहाइडों के पृथक्करण के लिए, परिष्करण के लिए उपयोगी होती है। तो अलग करने के लिए और उनको साफ करने के लिए रिएक्शन काम में ली जाती है, परिष्करण के लिए। आगे बोला गया आपकी ग्रीन यार अभिकर्मकों का संयोजन। तो ये ऑलरेडी आपको क्या किया है, चैप्टर 11 में पढ़ा दिया गया, कक्षा 12 के में, तो हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, उसको वहीं पर पढ़ेंगे।
सेकंड है कि एल्कोहलों का संयोजन देखिए एल्डिहाइड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की एक तुलनांक मात्रा के साथ शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कर एल्कोक्सी एल्कोहल मध्यवर्ती बनाते हैं जिन्हें हेमीएसिटिल कहते हैं। ये पुनः एक मोल एल्कोहल से अभिक्रिया कर जैम डाई एल्कोक्सी यौगिक बनाते हैं जिन्हें एसिटिल कहते हैं, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन होती है, एक तो होता है आपके हेमीएसिटिल का निर्माण और एक होता है आपके पूरे की पूरे एसिटिल का निर्माण। तो आप देख सकते हैं, देखिए RCHO होता है उसके साथ में R-OH, तो यहाँ पर RC, यहाँ पर क्या है आपके कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H और यहाँ पर आ गया आपके R-OH। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको तोड़ देंगे, RO माइनस R-O माइनस और H प्लस, तो R-O माइनस जुड़ जाएगा यहाँ पर RCH, यहाँ जुड़ जाएगा आपके R-O माइनस, तो OR- और यहाँ पर जुड़ जाएगा आपके OH, ये हो जाएगा आपके हेमीएसिटिल, ये तो हो जाएगा हेमीएसिटिल ये वाला। अब आगे आपके और क्या करेंगे, आप इसको और आगे ऑक्सीकृत करने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है उसको हटा देंगे आप। हाइड्रोजन को हटाने के बाद यहाँ पर एक और क्या कर लेंगे आप, OR लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपके एसिटिल। तो ये हो जाएगा आपके एसिटिल। आपको बोलेंगे कि जैसे कि नीचे दर्शाया गया कीटोन कीटोन, अब कीटोन के साथ क्या होता है, देखिए कीटोन अभिक्रिया परिस्थितियों में एथिलीन ग्लाइकोल के साथ अभिक्रिया करके चक्रीय उत्पाद बनाते हैं, जैसे एथिलीन ग्लाइकोल कीटल कहते हैं। शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड कार्बोनिल समूह की ऑक्सीजन को प्रोटोनीकृत करती है, जैसे कार्बोनिल समूह की इलेक्ट्रॉन रागी प्रवृत्ति बढ़ती है जो एथिलीन ग्लाइकोल पर नाविक रागी आक्रमण को सरल बनाती है। एसिटिल व कीटल खनिज जलीय खनिज अम्लों के साथ जलवघटित होकर क्रमशः संगत एल्डिहाइड व कीटोन देते हैं। अब एसीटोन में क्या करेंगे आप, ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ से OH और HCl, तो ये क्या करता है भाई, यहाँ से क्या करेगा, इनको हटा देगा, यहाँ से इसके साथ हटा करके डायरेक्ट बॉन्ड बना लेता है, ये RCR डबल बॉन्ड, यहाँ से इसको हटा देगा, डायरेक्ट यहाँ बना देगा OCH2, और ये वाली ऑक्सीजन तो ऑलरेडी थी OCH2, तो ये कुछ इस प्रकार से एक चक्रीय संरचना बना लेता है, इसको आप बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल कीटल। तो इसको याद रखेंगे आप। आगे रिएक्शन है कि अमोनिया व इसके व्युत्पन्नों का संयोजन, तो अमोनिया और इसके व्युत्पन्नों का संयोजन कैसे किया जाता है, देखिए C डबल बॉन्ड O, और ये क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, तो यहाँ से निकाल देगा ये H2O और कुछ इस प्रकार से ये बना लेगा। तो ये तो एकदम सिंपल रिएक्शन है। यहाँ से आपको क्या करना है, हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देनी है, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल देना है, जिससे आपको क्या बना देना है, जल बना देना है। अमोनिया बेस के व्युत्पन्न H2NZ जैसे नाविक रागी एल्डिहाइड व कीटोन के कार्बोनिल समूह पर जुड़ते हैं। यह विक्रिया उत्क्रमणीय होती है तथा अम्ल से उत्प्रेरित होती है। मध्यवर्ती के द्रुत निर्जलीकरण द्वारा C डबल बॉन्ड NH बनने के कारण साम्यावस्था उत्पाद को बनाने में सहायक होती है। देखिए अब यहाँ पर जल प्राप्त हो रहा है, हम क्या करते हैं, इस जल को तुरंत सोख लेते हैं, निर्जलीकरण कराते हैं, नहीं तो यह विक्रिया रिवर्सिबल हो जाती है, वापस चल जाती है, इसलिए क्या किया जाता है, इसको जल अपघटन कराया जाता है। C डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा आपके OH, यहाँ पर आ जाएगा आपके NHZ। आगे और फर्दर इसको क्या करेंगे, फर्दर और रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर OH और H अलग हो जाएंगे और ये बना लेंगे आपके NZ, तो C डबल बॉन्ड CNZ। तो आप सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकाल देंगे, जल बना देंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देंगे और इस प्रकार से ये बन जाएगा। यहाँ पर Z क्या हो सकता है, एरियल OH NH2C6H5 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एल्डिहाइड व कीटोनों की कुछ नाइट्रोजन प्रतिस्थापित व्युत्पन्न और इनके जो सामान्य नाम है आप उनको याद कर लेंगे, किस प्रकार से इनके जो नाम क्या क्या कहा जाता है। तो एक यहाँ पर देखेंगे आप शिप्सार, ये वाला नाम इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेंगे कि आपके फेनिल हाइड्रोजन, तो सेमी कार्बेजोन को भी आप याद कर लेंगे, सेमी कार्बेजाइड और सेमी कार्बेजोन क्या होता है। और ये वाला नाम 2,4-DNP, ये भी आप याद कर लेंगे। हाइड्रोजीन का सूत्र देखिए हाइड्रोजन बनता है, आप इसको भी याद कर लेंगे। तो आगे पढ़ते हैं हम इनका अपचयन। अपचयन में क्या होता है, देखिए एल्कोहलों में अपचयन, देखिए कार्बेल्डिन जो आपके क्या होते हैं, देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 द्वारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर उत्प्रेरक किया हाइड्रोजन द्वारा एल्डिहाइड व कीटोन अपचय होकर प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल देते हैं। देखिए ऑक्सीकरण का विपरीत अपचयन हो जाता है, तो आपको क्या क्या यहाँ पर जो मेनली है जो उत्प्रेरक है उनको याद करेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। एल्डिहाइड और कीटोन का यदि आप अपचयन कराएंगे तो ये क्या करेंगे, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल या फिर तृतीयक एल्कोहल देंगे। सेकंड है हाइड्रोकार्बनों में अपचयन, देखिए एल्डिहाइड एवं कीटोनों का कार्बोनिल समूह अम्लगमित जिंक एवं सांद्र हाइड्रोक्लोराइड अम्ल द्वारा अभिक्रिया से क्लीमेंसन अपचयन।
इसको बोला जाता है क्लीमेंसन अपचयन या फिर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद एथीन ग्लाइकोल जैसे उच्च क्वथनांक वाले विलायक में सोडियम या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर CH2 समूह परिवर्तित हो जाता है। इसको बोला जाता है वोल्फ-किस्नेर अपचयन। जब ये वाला अभिकर्मक होगा तो इसको कहा जाएगा आपके क्लीमेंसन अपचयन। ये होता है जिंक अमलगम और HCl CH2H2O। ये क्या करता है, यहाँ से क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड को साफ कर देगा और यहाँ पर बना देगा, 2 हाइड्रोजन जोड़ देगा CH2। इसको बोला जाता है क्लीमेंसन अपचयन। अमलगम में जिंक और HCl। वोल्फ-किस्नेर में क्या होता है, देखिए सेम प्रोसेस यहाँ पर होती है। ये क्या करता है, देखिए 2 स्टेप में करता है, लेकिन जिसका जो काम है मतलब जो उत्प्रेरक है वो अलग हो जाएगा। पहले ये बनाएगा एक मध्यवर्ती बनाने के बाद में एथिलीन ग्लाइकोल इसको मिलाया जाता है और इसको पूरे के पूरे अपचयन को बुलाया जाता है वोल्फ-किस्नेर अपचयन। दोनों काम सेम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ से डबल बॉन्ड को हटा करके हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे इनका ऑक्सीकरण। देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया में एल्डिहाइड कीटोन से भिन्न व्यवहार करते हैं। एल्डिहाइड सामान्य अभिकर्मकों जैसे कि नाइट्रिक अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट आदि के द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। यहाँ तक कि मृदु ऑक्सीकरण कर्मक मुख्यतः टोलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन भी एल्डिहाइडों को ऑक्सीकृत कर देते हैं। तो एल्डिहाइड क्या है भाई, बड़े आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं देते हैं, प्रॉब्लम नहीं देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम देने वाले कौन है, कीटोन लोग हैं। कीटोन बोलते हैं भाई हम बड़ी आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होंगे। तो RCH ऑक्सीकरण करेंगे तो ये सीधे अम्ल में बदल जाएंगे। तो कीटोनों का ऑक्सीकरण सामान्य प्रबल परिस्थितियों में, प्रबल यानी कि बहुत ही प्रबल इसके लिए लाना पड़ेगा, कुछ भी हो, जैसे कि प्रबल ऑक्सीकरण कर्मकों और उच्च ताप पर होता है, क्योंकि इनको बीच में से तोड़ना पड़ता है, उसके बाद में इनका ऑक्सीकरण होता है। इनके ऑक्सीकरण में कार्बन कार्बन नावंद का विदलन होता है। देखिए तोड़ दिया ना, जिसमें अनेक कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या मूल कार्बनिक यौगिक के कार्बन परमाणुओं से कम होती है। देखिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए कीटोन है तो कीटोन को आप क्या करेंगे, यहाँ से तोड़ देंगे। तो एक तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, RCH2OH, ये प्राप्त हो गया RCH2O, मतलब RCH2 R-CH2COOH, R-CH2COOH, कुछ इस प्रकार से इसको तोड़ दिया जाता है। तो यहां से तोड़ दिया जाएगा इसको बंध विदलन के कारण। C1C2 बंध विदलन किया जाएगा, यहाँ पर ये कार्बन का 1 और 2 वाला बंध विदलन किया जाएगा, या फिर क्या कर देंगे C2C3 बंध विदलन कर देंगे, यहाँ से तोड़ देंगे इसको। RCH2COOH कहीं से भी तोड़ दो, जहां से आपको अच्छा लगे तोड़ दो, ऑक्सीकरण कर दो। नीचे दिए गए मृदु ऑक्सीकरण कर्मक एल्डिहाइड और कीटोन विभेद करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। सबसे पहला है आपके टोलेन अभिकर्मक। टोलेन अभिकर्मक क्या काम आता है, देखिए एल्डिहाइडों को ताजा बने अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन टोलेन अभिकर्मक के साथ गर्म करने पर सिल्वर धातु बनने के कारण चमकदार सिल्वर दर्पण बन जाता है। एल्डिहाइड संगत कार्बोक्सिलेट ऋणायन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं या विक्रिया क्षारीय माध्यम में संपन्न होती है। तो टोलेन अभिकर्मक इज द मोर इंपोर्टेंट रिएक्शन। ये कई एग्जाम्स में आ चुकी है। क्या किया जाता है, एकदम ताजा तुरंत बना हुआ सिल्वर अमोनियम, जो आपके अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन होता है, उसको टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। उसको गर्म करते हैं सिल्वर धातु, जिससे क्या बनता है, आपको सिल्वर धातु प्राप्त हो जाती है। तो जिससे क्या बन जाता है, आपकी जो फरक नली है, जो आपके टेस्ट ट्यूब एकदम चमकने लग जाती है दर्पण की तरह। तो आपको पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पर आपके क्या है, आपके एल्डिहाइड है। तो आपके एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की रिएक्शन कराई जाएगी आपके तुरंत जो आपके टोलेन अभिकर्मक है उसके साथ में। तो क्या हो जाएगा आपके RCOO- इसका तो क्या कर देगा, ऑक्सीकरण कर देगा, और यहाँ पर बन जाता है आपके सिल्वर, और यही क्या करता है, चांदी की तरह चमकता है। इस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं। सेकंड है फेलिंग परीक्षण। देखिए फेलिंग अभिकर्मक में 2 विलयन होते हैं, फेलिंग ए व फेलिंग बी विलयन बी होते हैं। फेलिंग ए क्या होता है, देखिए फेलिंग ए जलीय कॉपर सल्फेट तथा फेलिंग बी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट यानी कि रोशेल लवण होता है। परीक्षण से पूर्व दोनों विलयन समान मात्रा में मिलाए जाते हैं। एल्डिहाइड को फेलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। एल्डिहाइड संगत कार्बोक्सिलेट ऋणायन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं और एरोमेटिक एल्डिहाइड उसका परीक्षण के प्रति प्रतिक्रिया नहीं दर्शाते। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे, एरोमेटिक इस वाले रिएक्शन को नहीं देते हैं। टोलेन को तो दे देंगे, इसको नहीं देंगे। तो RCHO प्लस ट्वाइस ऑफ CO2 प्लस 5OH माइनस OH माइनस क्यों लिया गया है, अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए RCO माइनस को। लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है आपको CO2O का। तीसरा है कि मेथिल कीटोन का हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कई एग्जाम्स में ये पूछी जा चुकी है, तो आप इसको भी याद करेंगे एक बार। देखिए मेथिल कीटोन का एलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा परीक्षण। देखिए ऐसे कीटोन जिसमें कम से कम एक मेथिल समूह कार्बन परमाणु संबंधित होता है, मेथिल कीटोन सोडियम हाइपोहैलाइड द्वारा। तो मेथिल समूह क्या रहता है, देखिए यहाँ पर जो R है ना, R में क्या होना चाहिए, आपके मेथिल समूह होना चाहिए।
एक्टिव मेथिल समूह होना चाहिए RCOOCH3। तो यहाँ से क्या किया जाता है, इसको तोड़ दिया जाता है, तोड़ने के बाद में ऑक्सीकरण कर दिया जाता है। ऑक्सीकरण करने के बाद में आपको यहाँ पर प्राप्त होता है एलोफॉर्म CHX3। एक्स में क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसमें कार्बोनिल यौगिक की अपेक्षा एक कार्बन परमाणु कम होता है। मेथिल समूह एलोफॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। यदि अणु में कार्बन कार्बन द्विका बंध उपस्थित हो तो वह इस ऑक्सीकरण द्वारा प्रभावित रहता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए, तो ये होगा। आप देख सकते हैं इस वाले रिएक्शन के अंदर कुछ इस प्रकार से एलोफॉर्म बन रहा है। तो डबल बॉन्ड होता है ना, वो क्या करता है, डबल बॉन्ड पे तो कोई असर ही नहीं करता, ये डबल बॉन्ड सेम बना रहता है। तो देखिए आपको जो एलोफॉर्म रिएक्शन है उसके अंदर एक मेन बात है वो ध्यान रखनी होगी, ये कि आपको अगर ये वाला ग्रुप दिख जाए कहीं पर भी C डबल बॉन्ड हो और CH3 और यहाँ पर क्या हो, R जुड़ा हुआ हो, R में कुछ भी हो सकता है। आपको इस वाले ग्रुप को देखना है तो क्या कर लेगा, ये आपके एलोफॉर्म रिएक्शन दिखा देगा। एलोफॉर्म में क्या किया जाता है, यहाँ से इसको तोड़ दिया जाता है, तोड़ने के बाद में ये बना लेता है आपके CHX3। देखिए आपके CHX3 और बाकी का जो होता है RC डबल बॉन्ड ONA, ये होता है पूरा की पूरा बदल जाता है RC डबल बॉन्ड ONA। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके पास क्या है, C डबल बॉन्ड CH3 पूरा की पूरा ग्रुप दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या करेंगे, आप CH3 को तोड़ देंगे। CH3 को तोड़ दिया आपने, ये लीजिए, और ये बना लिया आपको एलोफॉर्म CHCl3। और यहाँ पर क्या जोड़ दिया आपने, ONA, ये आ गया। बाकी का जो R है, R क्या हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये रहा R। और देखिए आप R को देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा। तो आप कुछ इस प्रकार से इस एलोफॉर्म रिएक्शन को याद कर सकते हैं। किस प्रकार से क्या करना है, आपको यहाँ पर देखना है कि RCOOCH3। तो R से कोई मतलब नहीं रखना अपन को मतलब रखना है CH3 को तोड़ करके CHX3 में बना देना है। X क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लोरीन है तो CHCl3 आ गया, ब्रोमीन होगा तो Br आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको एलोफॉर्म रिएक्शन समझ में आई होगी। एलोफॉर्म रिएक्शन से क्या होता है, ये भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो हमने इसका ऑक्सीकरण अलग अलग अभिकर्मकों के साथ में किया। टोलेन अभिकर्मक है आपके, फेलिंग परीक्षण है, फेलिंग के बाद में एलोफॉर्म रिएक्शन है। इसके बाद में आप देखिए सोडियम हाइपोआयोडाइड द्वारा आयोडोफॉर्म अभिक्रिया VCH3CO या फिर CH3CHOH समूह की पहचान करने के लिए प्रयुक्त होती है, जो ऑक्सीकरण द्वारा CH3CO समूह बनाती है। आपको मान लीजिए ऐसे दे रखा है कि CH और OH, तो यदि आप इसकी रिएक्शन भी कराएंगे ना, इसकी रिएक्शन भी यहाँ पर सेम अभिकर्मक के साथ में कराएंगे तो ये भी एलोफॉर्म रिएक्शन दिखाएगा। क्योंकि आप जिसका ऑक्सीकरण करोगे ना जैसे ही, तो ये बना लेगा आपके एल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH। हमने क्या कहा था कि आपको जहां पर भी दिख जाए C डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर R, तो R में क्या है आपके यहाँ पर हाइड्रोजन, ये रहा। तो ये भी आपके एलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, आप इनको सॉल्व कर लेंगे। यदि कोई समस्या है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रश्न को फोटो के साथ में भेज सकते हैं, हम वहां पर सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। चौथा टाइप है वो है कि अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया। देखिए अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, देखिए C डबल बॉन्ड O CH3 या फिर R। तो आपको अल्फा हाइड्रोजन की जो जस्ट कार्बोनिल समूह के जस्ट पास वाला कार्बन होता है उस पर जो हाइड्रोजन लगा होता है उसको बोला जाता है अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए ये आपके कार्बोनिल समूह, इसके पास वाला जो कार्बन है उस पर जो हाइड्रोजन है इसको कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन। तो आप समझ सकते हैं। आगे बोला है कि एल्डिहाइड व कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की अम्लता। देखिए एल्डिहाइड व कीटोन अल्फा हाइड्रोजन की अम्लता के कारण कई अभिक्रियाएं देते हैं। ये क्या होता है, आपके अम्लीय होता है। कार्बोनिल यौगिकों के अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की अम्लता कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन अनफयन कर लेने यानी खींच लेने के प्रबल प्रभाव तथा संयुग्मी क्षार के अनुनाद द्वारा स्थिर प्राप्त कर लेने के कारण होती है। तो हमने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन को दे दिया, यहाँ पर आ गया माइनस, कार्बन पर माइनस आने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला क्या कर देगा, यहाँ से ये वाला माइनस इसको दे देगा यहाँ पर दे देगा, और ये वाले बॉन्ड को दे देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ जाएगा माइनस, फिर क्या करेगा, ये इसको दे देगा यहाँ पर, ये क्या करेगा, ये वाले बॉन्ड को दे देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अनुनाद चलता जाता है, तो अनुनाद हो जाता है। और रेजोनेंस की आदि तो आप जानते हैं प्रबल स्थायित्व आ जाता है। जैसे अनुनाद आ जाएगा स्थायित्व बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार की एक रिएक्शन है आपके एल्डोल संघनन। देखिए जिन एल्डिहाइडों में कीटोनों में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान होती है वे तनुसार के उत्प्रेरक के उत्तर एवं उपस्थिति में एक अभिक्रिया द्वारा क्रमशः बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एल्डोल तथा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल यानी कि कीटोल प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया को एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं। तो एल्डोल रिएक्शन क्या है आप देखेंगे, आपको दे रखा है यहाँ पर कि CH3 C डबल बॉन्ड OH
तो यहाँ पर आपके अल्फा हाइड्रोजन क्या है, देखिए अल्फा हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार से होगी, आप देखेंगे यहाँ पर क्या है कार्बन, कार्बन के पास में हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या है आपके H2। ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके माइनस, और यहाँ पर माइनस आते ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा आपके C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O H, और यहाँ पर आ जाएगा CH2 माइनस, और इधर क्या है आपके पास, इधर है आपके CH3 C डबल बॉन्ड OH। आप जानते हैं यहाँ पर होता है आपके माइनस, यहाँ पर होता है प्लस, तो ये वाला माइनस आकर के चिपक जाएगा यहाँ पर, और ये बना लेगा कुछ इस प्रकार से CH3 C डबल बॉन्ड O, उस वाले माइनस को आप यहाँ पर चिपका देंगे, माइनस चिपकाने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार की संरचना बन जाएगी। देखिए CH3 CHOH CH2 OH, और यहाँ पर जिसका क्या कर देंगे आप, इसका अपचयन कर देंगे, अपचयन कराने के बाद में ये बदल जाएगा OH में, और ये वाला डबल बॉन्ड है आप इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे आप, यहाँ पर कार्बन आ जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, ये OH और यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देंगे, हटा करके क्या करेंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे आगे, तो यहाँ पर बन जाएगा आपके OH, और यहाँ से क्या एक हाइड्रोजन ले देंगे, दोनों को OH और H को मिला करके यहाँ से निकल जाएगा जल, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, तो ये जाएगा ब्यूट टू इनल। ये होता है आपके एल्डोल के बाद में एल्डोल संघनन उत्पाद कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। यदि आपके सामने क्या हो, कीटोन आ जाए CH3 C डबल बॉन्ड CH3, सेम कंडीशन यहाँ पर होती है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर आता है आपके कार्बन, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर आता है CH, यहाँ पर आ जाता है आपके CH3। इस बार क्या हो जाता है, इस बार यहाँ पर देखिए CH3 आ जाएगा, यहाँ से जुड़ जा, यहाँ से इसको तोड़ दिया जाता है, तोड़ने के बाद में वापस से कीटोन जुड़ जाता है, सेम प्रोसेस यहाँ पर होती है। आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से OH, यहाँ पर हमारे पास पहले क्या था हाइड्रोजन, उसकी जगह यहाँ पर CH3 आ गया, तो कुछ इस प्रकार से जुड़ जाता है, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे। तो सेम अभी क्रिया है, क्या करना है आपको, अल्फा कार्बन को तोड़ देना है, तोड़ देने के बाद में क्या जाएगा आपके, तोड़ देने के बाद में जाएगा CH, यहाँ पर माइनस जाएगा और इसको जोड़ देना है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारी रिएक्शन होगी। कुछ भी हो आपको तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दे रखा होगा कि C डबल बॉन्ड O कार्बन, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर R होगा, R कुछ भी हो सकता है, आपको उससे मतलब नहीं है, ये हाइड्रोजन है CH3 है, ताकि बड़ा ग्रुप हो, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए बस। आगे बोला गया है कि उत्पाद में विद्यमान दो प्रकारात्मक समूह एल्डिहाइड व एल्कोनों के नामों से एल्डोल का नाम व्युत्पन्न होता है। एल्डोल व कीटोल आसानी से जल निष्कासित करके अल्फा बीटा संतृप्त कार्बोनिल यौगिक देते हैं। ये रहा अल्फा पे और बीटा पे डबल बॉन्ड आ जाता है, अल्फा स्थिति यानी जस्ट पास वाली, बीटा उसके थोड़े से दूर वाली, जो एल्डोल संघनन उत्पाद है और यह विक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। यद्यपि कीटोन कीटोल कीटो व एल्कोहल समूह युक्त यौगिक निर्मित करते हैं, फिर भी उनकी एल्डिहाइडों के साथ समानता होने के कारण उनकी अभिक्रिया के लिए भी सामान्य नाम एल्डोल संघनन ही प्रयोग किया जाता है। भैया कीटोन क्या बनाएंगे, कीटोल, लेकिन जो अभिक्रिया को जनरली तौर पर कहा जाता है एल्डोल संघनन। अब तीसरी है क्रॉस एल्डोल संघनन। अभी हमने क्या किया था, देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पर दो एल्डिहाइड लिए थे। अब क्या करेंगे, आप एक एल्डिहाइड ले लेंगे, एक कीटोन ले लेंगे, तो उससे क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त हो जाएंगे। देखिए जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड और या फिर भिन्न भिन्न कीटोन के मध्य एल्डोल संघनन होता है तो उसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। यदि प्रत्येक में अल्फा हाइड्रोजन हो तो ये चार उत्पादों का मिश्रण देते हैं। देखिए चार उत्पाद बन जाएंगे। चार उत्पाद कैसे बनेंगे, मान लीजिए मेरे पास एक है ए और एक है बी, तो प्रत्येक के क्या करेंगे, एक बार तो ए और ए रिएक्शन कर लेगा, एक बार ए और बी कर लेगा, एक बार बी और ए कर लेगा, एक बार क्या कर लेगा, बी और बी कर लेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी एक है, आपकी देखिए कुछ इस प्रकार से एक रिएक्शन दे रखी है। और ये आप जानते हैं एल्डोल क्या होता है, तनु क्षार की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पर हमने एक एथेनॉल ले लिया और एक प्रोपेनॉल ले लिया। तो एथेनॉल क्या होता है, मैथ एथ CH3CHO, प्रोपेनॉल में जाएंगे 1 2 और 3। तो कुछ इस प्रकार से कार्बन ले लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये चार प्रकार के उत्पाद बनाएंगे। चार प्रकार के उत्पाद कैसे बनाएंगे आप देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको तोड़ देंगे अलग अलग, वही प्रोसेस रहेगी। आप क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा कार्बन को हटा करके माइनस लगाएंगे, उसके बाद में जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से जोड़ने पर चार प्रकार के उत्पाद बनेंगे। सबसे पहले बनाएंगे ब्यूट टू इनल। ये क्या बनता है, एथेनॉल के दो अणुओं से बनता है। सेकंड वाला दे रखा है कि आपको 2 मेथिल पेंटोइनल, ये बनता है प्रोपेनॉल के दो अणुओं से। तो ये तो मतलब ये हो गया आपके ए और ए प्रकार का, ये मान लीजिए आपके बी और बी प्रकार का। सेकंड है कि 2 मेथिल ब्यूट टू इनल, यानी कि एथेनॉल के एक अणु तथा प्रोपेनॉल के एक अणु से। तो ये तो आपके ये बनेंगे आपके ए बी और बी प्रकार के बन जाते हैं, दो उत्पाद ये हो जाएंगे। क्रॉस एल्डोल संघनन में कीटोन भी एक घटक के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके CHO,
और ये आपके कीटोन। अल्फा अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है? ये रहा आपके यहाँ पर अल्फा नहीं है तो यहाँ पर जुड़ जाएगा ये कुछ इस प्रकार से। इसको बोला जाता है बेंजिल एसिडोफिनोन मुख्य उत्पाद। तो आप ये वाली रिएक्शन भी याद कर लेंगे। आपको एल्डोल संघनन में क्या देखना है? यहाँ पर क्षार देख लेना है, कुछ भी क्षार हो, NaOH हो, KOH हो, बस क्षार दिख जाना चाहिए, OH माइनस। आगे अन्य अभिक्रियाएं, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन बहुत मस्त अभिक्रिया है, आप इसको याद कर लेंगे। एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, सांद्र सार की उपस्थिति में स्वयं व अपचयन यानी कि असमानुपातन की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती है। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में अपचयित होता है जबकि दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के में लवण में क्षरित हो जाता है। देखिए जिनमें क्या होता है, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन पाया जाता है यानी कि अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है, वो तो क्या कर लेंगे, आपके एल्डोल रिएक्शन कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसमें आपके अल्फा कार्बन ना पाया जाता और आपने उसके साथ में भी क्षार मिला दिया। जब आप क्षार मिला देंगे तो क्या करेगा बेचारा, वो क्या करेगा, वो फिर भी ऑक्सीडेशन करेगा। तो क्या करेगा, वो दोनों काम कर लेता है। एक बार तो क्या कर लेता है, वो ऑक्सीडेशन कर लेता है और एक बार कर लेता है रिडक्शन कर लेता है। पर ये दोनों भी रिएक्शन कर लेते हैं और दोनों रिएक्शन करके एक नया उत्पाद बना लेते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो, अपचयन भी हो, दोनों अभिक्रियाएं साथ हो, उसको कहा जाता है कैनिजारो रिएक्शन। तो देखिए कैनिजारो में आपको बोला गया फॉर्मेल्डिहाइड। अब ये फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड के पास में अल्फा कार्बन ही नहीं है तो ये इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा। तो एक बार तो क्या करेगा, ये फॉर्मेल्डिहाइड है तो पहले अपना मान लीजिए इसके 2 मोल रहते हैं तो 1 मोल तो क्या करेगा, ये मेथेनॉल में बदल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, इसका अपचयन हो गया। सेकंड में क्या करेगा भाई, सेकंड में क्या करता है, ये खुद का ऑक्सीकरण कर लेता है, यहाँ पर कर लेगा ऑक्सीडेशन, तो ये बना लेगा आपके फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड और ऑलरेडी हमारे पास में क्या क्षार मिला हुआ है तो एसिड अम्ल और क्षार तो ये जहां भी दिख जाएंगे आपस में अभिक्रिया कर लेंगे, तो ये दोनों अभिक्रिया कर लेंगे, इसलिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सोडियम फॉर्मेट देखा गया है। और अगर नहीं भी होता तो ये एल्कोहल और ये दोनों रिएक्शन करके एस्टर बना लेते हैं। ये तगड़ी तगड़ी रिएक्शन होती है यहाँ पर। तो आपको तो ऐसे याद कर लेना है कैनिजारो अभिक्रिया जिसमें क्या हो, अल्फा का हाइड्रोजन ना पाया जाता हो तो वो अपना ऑक्सीडेशन भी करता है, रिडक्शन भी करता है, यानी कि क्या इसका बोला जाता है असमानुपातन अभिक्रिया जिसको बोला जाता है। सेकंड देख सकते हैं आप बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड के साथ भी सेम प्रोसेस है। एक बार तो कर लेगा ये अपना अपचयन, अपचयन करके बना लेगा बेंजिल अल्कोहल। एक बार कर लेगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण करके बना लेगा ये सोडियम बेंजोएट। और Na कहाँ से जोड़ा, ये NaOH का Na आ गया क्योंकि ये बना लेगा COOH, COOH प्लस Na, ये बना लेगा NaOH मतलब COOH, यहाँ पर रहेगी बेंजीन और ये NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो ये ऊपर वाला प्रोडक्ट बन जाता है। सेकंड बोला है कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो इलेक्ट्रॉन रागी का प्रतिस्थापन कैसे होता है, देखिए एरोमेटिक एल्डिहाइड व कीटोनस बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं जिसमें कार्बोनिल समूह निष्क्रियक तथा मेटा निर्देशक होता है। कार्बोनिल समूह या तो निष्क्रिय हो या फिर मेटा निर्देशक हो। देखिए बेंजल्डिहाइड तो रिएक्शन कराई जाती है HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में। टेम्परेचर आप नोट कर लेंगे तो यहाँ पर मिलता है आपको मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, क्योंकि ये क्या पैरा निर्देशक है या फिर निष्क्रिय मान सकते हो। तो यहाँ पर ये जोड़ देगा आपके NO2। तो देखिए एल्डिहाइड एवं कीटोनों की तो हमने अभिक्रिया पढ़ ली, उनके भौतिक गुण पढ़ लिए, अब हम उनका विरचन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे उनके उपयोग कहाँ होते हैं, हम उनको काम में क्यों लेते हैं, क्यों हम उनको केमिस्ट्री की किताब में हम उनको पढ़ते हैं। देखिए रासायनिक उद्योगों में एल्डिहाइड एवं कीटोन के अन्य अन्य उत्पादों के संश्लेषण के लिए क्या किया जाता है, विलायक के तौर पर काम में लिया जाता है। विलायक प्रारंभिक पदार्थ और अभिकर्मकों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन के नाम से सुप्रसिद्ध, जो जैविक प्रतिदर्शों के परिरक्षण में तथा वैकेलाइट के विरचन यानी कि फिनल फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, सरेस तथा अनेक बहुलक उत्पादों में उपयोग होता है। देखिए फॉर्मेलिन क्या होता है, जब आप कभी किसी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो आपको वहां पर जो किसी के जो पुराने अंग रहते हैं कोई डोनेट कर देता है तो उनको संरक्षित रखा जाता है। एक पानी जैसा पदार्थ होता है जिसको आप फॉर्मेलिन बोलते हैं, इसी में रखा जाता है। इससे क्या होते हैं, जो उनके जो अंग वगैरह रहते हैं, जो भी पार्ट्स रहते हैं वो क्या खराब नहीं होते, बॉडी पार्ट्स, तो इसलिए इसको उसके काम में लिया जाता है। सेकंड है कि एसिटल्डिहाइड मुख्यतः एसिटिक अम्ल, एथिल एसीटेट, वाइनिल एसीटेट, बहुलकों एवं औषधियों के उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। बेंजल्डिहाइड का उपयोग सुगंधक तथा रंजक उद्योग में किया जाता है। एसीटोन और एथिल मेथिल कीटोन सामान्य औद्योगिक विलायक हैं। कई एल्डिहाइड एवं कीटोन जैसे कि ब्यूटाइल एल्डिहाइड, वेनिलिन, एसिटोफिनोन, कपूर आदि अपनी सुगंध और सुरुचि प्रभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। सुरुचिकर यानी कि बड़े काम वाले। इसके बाद है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखिए अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। तो
आप मुझे कमेंट करके ये बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे आप किस चैप्टर की वीडियो हमसे प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आपको कोई इस वीडियो में समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी भेज सकते हैं आपकी कोई समस्याएं हों। तो धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।